हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में डिस्कस किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट, किसने उसे एस्टैब्लिश किया था, किसने उसके बारे में क्या कहा उस संस्था के बारे में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो थ्रू आउट सेशंस रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस रहे हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है। अब इसको पॉलिटी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग थ्रू आउट जो हिस्ट्री से इंस्पायर होके या जो ब्रिटिश टाइम से जो हमारे चलते चले आ रहा है, तो ब्रिटिश के टाइम से क्या पॉलिसीज रही, किस तरीके से मैनिपुलेट किया या किस तरीके से उनके चीजें इंडिया को मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजीज रही हैं, उनसे इंस्पायर होके हम लोगों ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम किया है। और आप सबको मालूम होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इसके ज्यादातर जो फीचर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज से लिया गया है, एक तरीके से बोरो किया गया है, तो इसीलिए उसको उधार का थैला भी कहते हैं। तो हम लोग फिलहाल ये जो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जितने चार्टर्स और एक्ट्स और ये सब जो जितने आए थे, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने आज के इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर एक्ट 1773। ये चार्टर एक्ट में ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश से इशू हुआ करता था, ये सारे चार्टर्स, ये हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। चार्टर एक्ट 1773, अंडर दिस चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी केम अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले पूरी फ्रीडम मिली हुई थी कि आप जितना भी चाहे आप जो है टैक्स लगाए, जितनी भी चाहे आप चीजें मतलब वो एक तरीके से मोनोपोली हर तरीके से क्रिएटेड थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी। तो इस चार्टर एक्ट 1773 के आने से ब्रिटिश ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे। कैसे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को अपॉइंट किया गया, एनी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हुआ करता था कि जो पैसे और इन्वेस्ट कर सकते हैं इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे 24 पर्सनल्स हुआ करते थे, 24 ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो कि मैनेज करते थे या देख रेख करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के चीजों को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। गवर्नर, जो स्टेटस गवर्नर का जो एक टाइटल था उसको चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, कमिटी ऑफ 4 पर्सन्स टू असिस्ट दी गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल यानी कि जो वही आदमी है, कहने का मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल से लेके उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब बता दिया गया। तो कह रहे हैं एक कमेटी बनाई गई जिसमें 4 लोग हुआ करते थे और उनका क्या काम था कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करे, उनके चीजों को काम करने के जो भी उनका काम होता था गवर्नर जनरल का, उसमें उनकी हेल्प करे। तो ये कमेटी थी 4 लोगों की। इस कमेटी को आप लोग अभी यहां पे समझ लीजिए क्योंकि इस कमेटी का रेफरेंस थ्रू आउट में अभी आने वाला। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करने की बात हुई थी अंडर चार्टर एक्ट 1773 और सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ 1774 में कोलकाता में। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज थे सर एलिजा इम्फे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिक्स इंडिया एक्ट 1784 को देखा जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया था। ये एक कमेटी थी जिसमें 6 मेंबर्स हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है इंडियन अफेयर्स को मैनेज करना है, ये वो देख रेख किया करते थे। और ये जो कमेटी हम लोगों ने यहां देखी थी चार्टर एक्ट 1773 में, जिसमें 4 मेंबर्स हुआ करते थे, उसको घटा के 3 कर दिया गया ताकि गवर्नर जनरल की पावर्स को बढ़ाया जा सके। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की कुछ अमेंडमेंट्स करने को आते हैं, यानी कि 1786 में अमेंडमेंट करना का हुआ। गवर्नर जनरल को एक तरीके से इंडिया का कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट दे दी गई, यानी कि गवर्नर जनरल तो वो है ही, अब वो कमांडर इन चीफ भी है पूरा इंडिया का। तो गवर्नर जनरल प्लस कमांडर इन चीफ, ऐसे ही मैंने आपके लिए इजीली मैंने लिख दिया ताकि इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए और मैं जो बता रहा हूं उसको सुनते रहिए, सब चीजें याद आ जाए। तो गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के जब पोस्ट को मिला दिया गया, यानी कि कहने का मतलब कि गवर्नर जनरल ही अब या कमांडर इन चीफ जो होगा वो दोनों एक ही हैं। तो इस पोस्ट के एक्सपेंशन का जो सबसे पहला बेनिफिशियरी रहा है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बी अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ कमांडर ऑफ चीफ, है ना, कमांडर इन चीफ जो पहले बने वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल गॉट द पावर टू रिजेक्ट द डिसीजन मेड बाय द कमेटी फॉर्म्ड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो 6 मेंबर्स की कमेटी बनी थी,
उसके डिसीजंस को ओवर रूल करने की पावर गवर्नर जनरल को अब दे दी गई थी थ्रू दी अमेंडमेंट ऑफ 1786। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट 1793, इसमें ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, इसमें बस इतना जानिए आप लोग कि जो है इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 20 इयर्स का एक्सटेंशन मिल गया। एक्सटेंशन मिलना कहने का मतलब कि 20 साल और एक्सटेंड कर दिया गया कंपनी के एग्जिस्टेंस को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो चार्टर एक्ट 1813, ये एक्सटेंशन फिर वही 20 साल का फिर से और एक्सटेंशन मिल गया इनको। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां भी डिस्कस किया था कि चार्टर एक्ट 1813 से ये जो मोनोपोली क्रिएटेड थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओवर द इंडियन ट्रेड, इसको समाप्त कर दिया गया। मोनोपोली समाप्त कर दी गई, बस एक एक्सेप्शन था जो कि है चाइना टी ट्रेड एग्जेम्प्टेड, यानी कि ये जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाइनीज ट्रेड हुआ करता था टी से रिलेटेड, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि आप उसमें कर सकते हो, और बाकी सारे मोनोपोली एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए गए। ठीक है, इसी चार्टर एक्ट में ये डिसाइड किया गया कि अब जो इंडियंस की एजुकेशन होनी है उस पे प्रति साल 1 लाख रुपया खर्च होगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज, ये पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिश्चियन मिशनरीज का ये पूछा मतलब जाता है कि किस चार्टर एक्ट से क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया इंडिया में आके अपने क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो दैट इज चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें भी फिर वही 20 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है, और मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड ऑल्सो एंडेड। ये जो हम लोग 1833 में देखते हैं कि चार्टर एक्ट से कि जो ये हम लोगों ने देखा था 1813 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उसको तो एंड तो कर दिया गया था, बट जो चाय पत्ती की जो ट्रेड था वो इसको कंटिन्यू करने की इजाजत मिली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको भी समाप्त कर दिया गया अंडर दी चार्टर एक्ट 1833। आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए यह है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे किस तरीके से इनकी मदद से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम आउट या फ्रेम किया, किस तरीके से ढांचा तैयार किया, और किस चीज जो कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो वाकई इंडियंस के फेवर में थी उसको ग्रास्प किया। ठीक है, तो ये एक प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कहने का मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कि कास्ट के वजह से कि किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, किसी को नहीं मिलता था ड्यू टू देयर कास्ट, यानी कि ऊंचा नीचा कास्ट जो चलता है, वो डिस्क्रिमिनेशन बंद कर दिया गया, खत्म किया गया फ्रॉम द चार्टर एक्ट 1833। इसी एक्ट में ये 1833 के ही एक्ट में 1843 में फिर स्लेवरी को अबॉलिश किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 1833 एक्ट 1833 है बट अबॉलिश हुआ इन द ईयर 1843, तो 10 साल का गैप है, इसको इजीली याद रख सकते हैं। जो गवर्नर जनरल जिसने इस स्लेवरी को अबॉलिश किया वो है लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो, इन्होंने चार्टर एक्ट 1833 का इस्तेमाल करते हुए इन द ईयर 1843 अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी किया। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रीवियस कमेटी, फिर यही कमेटी वाली जो यहां कमेटी थी, यहां 4 थे, फिर यहां पे 3 हुए, अब फिर से यहां पे उसी कमेटी की बात हो रही है कि जिसमें 3 मेंबर तो थे ही। यहां पे हम लोगों ने देखा कि 3 मेंबर थे, यहां पे देखा कि 3 मेंबर थे पिट्स इंडिया एक्ट में, और इसी 3 मेंबर्स की कमेटी को दोबारा 4 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक इसमें लॉ मेंबर को जोड़ा गया। लॉ मेंबर यानी कि जो ऐसे वकालत के जो जानकार होंगे उनको जोड़ा गया। क्यों? ताकि ये जो है गवर्नर जनरल को असिस्ट कर पाए इनटू द मैटर्स ऑफ लॉ, यानी कि कानून के मामलों में किस तरीके से गवर्नर जनरल को ये लोग असिस्ट करेंगे, इसलिए इसको ऐड किया गया। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन से लॉ मेंबर जो ऐड हुए थे वो कौन थे, तो दैट वाज लॉर्ड मैक्यूलेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लॉ मेंबर को जो ऐड किया था वो केवल अपनी एडवाइसेस दे सकता था ऑन द मैटर्स ऑफ लॉ, है ना, मैटर्स रिलेटेड टू लॉ में एडवाइसेस दे सकता था ये लॉ मेंबर, बट उसको वोटिंग का राइट नहीं था। कहने का मतलब अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो ये जो 4 कमेटी की जो है 4 मेंबर हैं, अभी भी वोटिंग राइट्स केवल 3 लोगों के पास है, चौथा ये जो है ये वोट नहीं कर सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग चार्टर एक्ट 1853 के हम लोग बढ़ेंगे। नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर रिड्यूस फ्रॉम 24 टू 18। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे चार्टर एक्ट 1773 में हमें देखने को मिला था 24 नंबर के साथ, ये अब इसको घटा के 18 कर दिया गया। सिविल सर्विस एग्जाम्स वर हेल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
चीज है। यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का एक तरीके से शुरुआत की गई और एक तरीके से आप इस चीज को जानने के लिए मतलब जान सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है, यानी कि इंडिया में सिविल सर्विस शुरू कराने का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है तो दैट इज चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे या एक दो तीन चीजें इसके बारे में, सिविल सर्विस के बारे में और जान लेते हैं कि द फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस, यानी कि आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना। जो फर्स्ट इंडियन रहे जिन्होंने आईसीएस को पास किया दैट वाज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, और फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर दैट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोबारा रिवाइज करेंगे इसको। जो पहला जो है जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स को जिसने पास किया तो दैट वाज सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और जो पहला आईसीएस ऑफिसर रहा है दैट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं कि इस चार्टर एक्ट में 1853 के इस चार्टर में ये जो लॉ मेंबर हमने यहां देखा था उसको परमानेंट सीट दे दी गई और उसको राइट टू वोट का भी अधिकार मिलता है। आगे हम लोग बढ़े, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें क्या कह रहा है ये 1858, आपको ध्यान देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, यानी कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में कि किस तरीके से ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरीके से 1857 के वॉर के बाद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और जो इकोनॉमिक पावर या एक तरीके से कह लीजिए जो कारोबार था वो ब्रिटिश क्राउन के उसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो रूल ऑफ ईआईसी एंडेड, ऑल पावर वाज शिफ्टेड टू ब्रिटिश क्राउन या ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। एक पोस्ट का जो है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इन प्लेस ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इस पोस्ट को, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इस पोस्ट को समाप्त करके सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया इससे के पोस्ट को, और इस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पोस्ट के असिस्टेंस के लिए एक 15 मेंबर इंडियन काउंसिल, एक इंडियन काउंसिल तैयार की गई जिसमें 15 मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पोस्ट किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ तो दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये टाइटल वाइसरॉय को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया टू द टाइटल ऑफ वाइसरॉय, और फर्स्ट वाइसरॉय इंडिया के हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये जो फर्स्ट रहे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे में एक अलग से एक पार्ट में लेके आऊंगा जिसमें आप समझ सकेंगे इस चीज को। और एक होम चार्जेस लेवी किया गया इंडियंस के ऊपर। ये होम चार्जेस क्या था, ये वो चार्जेस थे जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के ऊपर खर्चा हो रहा है या एक तरीके से उसको जो काम करा रहा है या उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आ रहा है उसी को होम चार्जेस कह के ये हमारे ऊपर इस चीज को डाल दिया गया। तो आई होप ये लेक्चर आपको मेरा समझ में आया होगा। इसके और भी कुछ और चार्टर्स और एक्ट्स रह गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वाला लेक्चर मेरा आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे इंफॉर्मेटिव दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।